हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है ईंटें मनके और अस्थियां। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। मेरा नाम है सतिंदर प्रताप और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट। बच्चे देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सपोर्टिंग मटेरियल का सॉल्यूशन करवाऊंगा। देखिए, आपका जो हिस्ट्री का सपोर्टिंग मटेरियल आपको जो प्रोवाइड होता है उसमें क्या होता है, वो अनसोल्व है, यानी उसमें सॉल्यूशन आपको नहीं मिला हुआ। तो इसीलिए मैं आपको सपोर्टिंग मटेरियल का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ और हिंदी में आपको कराने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा, ठीक है। इससे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं जो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर की वीडियो हमने बहुत डिटेल में बना रखी है। बिल्कुल, आप अच्छे तरीके से चैप्टर समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैप्टर की वीडियो को देखो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सारे चैप्टर आपके कराए हुए हैं, आप वहां पे जाके आराम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सपोर्टिंग मटेरियल के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक नंबर वाले जो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए ये सारे मैंने टाइप करे हैं और इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से समझिए इसे। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज हुई थी। तो देखिए, इसकी जो खोज है वो 1921-22 में दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी और सर जॉन मार्शल जो थे वो इसके हेड थे, ठीक है। यानी सर जॉन मार्शल इसके हेड थे और इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। खोज हुई थी इसकी 1981 में, सबसे पहले सॉरी 21 में। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, उसके बाद क्या खोजा गया था 1922 में, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की कोई एक विशेषता बताओ। तो उसमें विशिष्ट मृदभांड शैली। अब देखो, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, एक ही पॉइंट काफी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कृषि पशुपालन इस तरीके से मैंने 3 पॉइंट बता दिए हैं। लेकिन आप एक भी बताओगे पेपर में एक नंबर में तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जॉन मार्शल जो थे वो कौन थे। तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो था इसके डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। बच्चों कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। अब देखो, मैंने यहाँ पे पूछा है पहले, तो पहले आए तो यहाँ पे फिर जॉन मार्शल नहीं लिखना आपको, पहले पूछे तो आपको फिर वहां पे कनिंघम लिखना है, ठीक है। तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए कि दोनों ही क्या थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन जो पहले पे पूछे तो कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हड़प्पा लिपि की कोई एक विशेषता बताओ, कोई एक विशेषता। तो ये चित्रात्मक लिपि थी, ये हो गई इसकी एक विशेषता। इसके बाद नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी जो थे उनके द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख साधन बताओ, कि किस प्रकार से वो सिंचाई करते थे, साधन कौन से थे, रिसोर्सेज कौन से थे। तो यहाँ पे देखिए, तालाब एक रिसोर्सेज है इनके लिए, नहर एक साधन है, कुएं भी क्या है इनके लिए एक साधन है। यानी तालाब से भी सिंचाई करते थे, नहर से भी करते थे और कुएं के द्वारा भी किया जाता था। कोई एक पूछा था बट हमने 3 बताए, ठीक है। पेपर में एक लिखोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, फयांस जो है वो क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि फयांस जो है ये घिसी हुई रेत या फिर बालू तथा उसमें रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था, ठीक है। इसे फयांस कहा जाता था। इससे जो पात्र बनाए जाते थे, जो जो भी पात्र इससे बने होते थे वो काफी कीमती माने जाते थे, क्योंकि इसको बनाना कठिन था। तो इसलिए ये क्या होता था, एक्सपेंसिव होता था, कीमती होता था, काफी कॉस्टली होता था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में काफी आता है। तो ईरान के साथ, इराक के साथ, सुमेर के साथ, मिस्र के साथ, ओमान के साथ, इन सभी देशों के साथ इनके क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो देखो, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, उपासना की जाती थी, शिव की उपासना की जाती थी और प्रकृति की भी पूजा करते थे हड़प्पा के लोग, देवी उपासना भी की जाती थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से अब आपको केवल एक ही लिखना था, इतना ही आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताने हैं आपको, ठीक है। अब इतने सारे क्षेत्र थे, कोई भी 2 बता दो। अब कोई 2 पूछे आपसे तो उसमें आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो बता सकते हो, इसके अलावा लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बहुत सारे हो जाएंगे मतलब, ठीक है। लेकिन आप इतने ही काफी हैं, कोई कोई भी 2 बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां डैश और डैश में विभाजित थी। तो ये दुर्ग और निचला शहर में विभाजित थी, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे करा दिया मैंने। 10 क्वेश्चन है आपके। इसके बाद आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है, आपके एमसीक्यूज है। तो चलिए इसे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि मोहनजोदाड़ो जो था उसमें कितने कुएं थे। ठीक है, तो ऐसा अंदाजा है कि लगभग 700 के करीब इसमें क्या थे, कुएं थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता बताओ। तो देखिए ये जो लिपि थी ना, ये दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो ए आंसर अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पे, स्थित है ये वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। ध्यान से देख लो एक बार सारे ऑप्शन, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। ठीक है, तो आपको आंसर याद हो गया होगा। ईरान पढ़ा था हमने, इराक पढ़ा था, मिस्र पढ़ा था, ओमान भी पढ़ा था हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो हम इतने को ही क्या कर देंगे, सही मान लेंगे। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया, ये भी मैंने आपको समझाया है कि अगर आपसे ये पूछे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल, तो वो जनरल कनिंगम आएंगे। ठीक है, कौन आएंगे, जनरल कनिंगम, यानी कि बी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि जो है उसमें कितने चिन्ह थे, चिन्हों की संख्या पूछिए। तो ये अप्रोक्स 375 से 400 के करीब थे, 375 से 400 के करीब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शिल्प उत्पादन का एक महत्वपूर्ण या एक प्रमुख केंद्र था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, चौंदड़ो। ठीक है, तो कौन सा था, चौंदड़ो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य, यानी हल से जुते हुए जो खेत है उसके सबूत मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, तो ये कालीबंगन से मिले। अब आज के लिए आप एक क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे ये बताइए कि कालीबंगन जो है वर्तमान में किस राज्य का क्षेत्र है, वर्तमान में किस राज्य में है। ठीक है, तो ये कमेंट में आप मुझे आंसर बताएंगे और अपना नाम जरूर लिखना। चैप्टर की वीडियो में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र। अब आपने नागेश्वर बालाकोट पढ़ा था, अगर आपने पढ़ा हो एनसीईआरटी में तो, बट यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन में केवल नागेश्वर दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नागेश्वर। और क्वेश्चन नंबर एक बार 20 देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये आपके सामने पॉइंट है और ये सारे सही है। यहाँ पे आपको पेपर में अगर लॉन्ग में आ जाता है तो उसका एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन सही है, लगातार अकाल पड़ना भी एक कारण है, और प्राकृतिक आपदाएं भी एक कारण है, जिसमें भूकंप हो जाएगा, बाढ़ आना हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें थी। और तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि सारे के सारे सही है, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे बच्चे हमने एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए और 1 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो कर लिए। अब हम बात करेंगे 3 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो देखिए सपोर्टिंग का पूरा मैंने टाइप करा है, इसलिए काफी ज्यादा टाइम लगा है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट देखिए, विशाल स्नानागार, यहाँ पे क्या होता था कि विशाल स्नानागार जो है वो आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। ठीक है, तो कुछ इस शेप में होता था, इस तरीके की शेप में, और ये जो होता था ये चारों ओर एक गलियारे, इसके चारों ओर एक गलियारा होता था। ठीक है, इस तरीके से हर तरफ होता था, उससे घिरा हुआ होता था। और इसमें अगर नीचे की तरफ जाना है, इसमें तल में जाना है, तो तल में जाने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी होती थी इस तरीके से। ठीक है, कोई सीढ़ियों से जाके उसमें तल में जा सकता है। इसका उपयोग जो होता था वो किसी विशेष प्रकार के कोई अनुष्ठानिक जो स्नान होता था उसके लिए किया जाता था। ठीक है, डेली यूज वाला नहीं है ये। विशाल स्नानागार जो है ये अनुष्ठानिक स्नान के लिए, यानी कोई धार्मिक, कोई पूजा पाठ से रिलेटेड कोई स्नान हुआ तो उसके लिए ये यूज में किया जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं। ठीक है, कम से कम 3 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने कि हड़प्पा वासी जो थे उनकी आर्थिक गतिविधि बतानी है कि उनकी कौन सी आर्थिक क्रियाएं थी। तो देखिए वो क्या करते थे, हड़प्पा के लोग कृषि करते थे, खेती करते थे। यहाँ के लोग जो थे वो व्यापार भी करते थे, अभी हमने देखा था बाहरी व्यापार भी था, ईरान के साथ, इराक के साथ, मिस्र के साथ, ओमान के साथ हमने पढ़ा ना, तो ये व्यापार भी करते थे ये लोग। और ये शिल्प कार्य में भी संलग्न थे। आपने चहुंदरों के बारे में पढ़ा होगा कि वहां पे शिल्प के कार्य होते थे। तो ये इनके आर्थिक क्रियाकलाप है। आर्थिक का मतलब जिससे उनको कुछ आय, जिससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाए, यानी कुछ आय प्राप्त हो जाए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातत्वविद जो है वो किन विधियों का प्रयोग करते थे। आप समझिए, हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नता यानी कि लोगों का जो सामाजिक आर्थिक जो स्तर था वो उसमें डिफरेंस थे, तो उसको जो ये पुरातत्वविद होते हैं वो कैसे पता करते हैं। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, शवाधान के जो तरीके थे उसका अध्ययन किया, क्योंकि आपको पता है कि शवाधान अलग अलग तरीकों से होता था। अमीर लोग थे वो उसके साथ कुछ धातुएं वगैरह भी रख देते थे उसके अंदर, ठीक है। तो इसी से उनको अंदाजा हो जाता है, उन्होंने उसका अध्ययन किया, उसको समझा, तो उन्हें पता लगा। एक है विलासिता की वस्तुओं की पहचान। देखिए विलासिता यानी लग्जरी, लग्जरी वस्तुओं का प्रयोग कौन करता है, सोचिए, जो व्यक्ति पैसे वाला हो, जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, वो विलासिता की वस्तुओं का यूज करता है, ठीक है। लग्जरी वाली चीजें जो मतलब जो आसानी से लोकल लेवल पे अवेलेबल ना हो, जो दूर से मंगाई जाती हो, जिसकी कीमत ज्यादा हो, ऐसी चीजों। तो इससे पता लग जाता है भाई कि जो लोग अमीर थे वो इन चीजों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इससे समाज में डिफरेंस पता लग जाता है। इसके बाद क्या है कि लोगों के द्वारा जो उनकी डेली लाइफ होती है, रोजमर्रा की जो वस्तुएं होती है, उसके उपयोग से भी इनको पता लग जाता है। तो ये 3 पॉइंट आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि जो हड़प्पा वासी थे उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहां से प्राप्त मुहरें जो है वो किस प्रकार सहायक होती हैं, ठीक है। मुहरों से हमें उनके धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी मिल रही है, वो कैसे मिल रही है, किस प्रकार मिल रही है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया है। तो देखिए मुहरें जो थी उसमें अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं, यानी इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं धार्मिक गतिविधि का पता लग जाता है। फिर मुहरों पे पेड़ के चित्र मिले हैं, और हड़प्पा के लोग जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, आप ये भी पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इससे भी हमें पता लग जाता है। फिर क्या है कि मुहरों पे कुछ जानवरों के चित्र मिले हैं, जैसे एक सींग वाला जानवर था, ठीक है, और उसमें आदि शिव का भी चित्र मुहरों में मिला है। तो इससे हमें उनके धार्मिक जो क्रियाकलाप थे या जो धार्मिक विश्वास थे उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार ध्यान से कि पुरातत्वविद जो है वो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे करते थे। देखिए शिल्प उत्पादन के केंद्र जहां पे शिल्प का उत्पादन होगा वो आसानी से पहचान में आ जाएगा, कैसे, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वहां पे जो पत्थर के टुकड़े होंगे, वहां पे शंख तांबा अयस्क ये सारी चीजें मिल जाएगी। कहीं ना कहीं जो बच जाता है सामान वो फेंक दिया जाता है, तो उससे पता लग जाता है, ठीक है। यानी जहाँ पे कच्चा माल मिल जाए, औजार मिले, उनको बनाने के लिए औजार मिले, या फिर अपूर्ण वस्तुएं जो कि पूर्ण नहीं है, त्याग दी गई वस्तुएं जो होती है उससे पता लग जाता है, ठीक है। त्याग दिया गया माल या कूड़ा करकट इत्यादि, इन सब चीजों से पता लग जाता है कि ये शिल्प उत्पादन का केंद्र है, ठीक है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 6, जनरल कनिंगम जो थे वो कौन थे और वो किस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा नहीं आता बट ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिए, आपको हिस्ट्री के कई सारे कम से कम शायद 10 के करीब क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं, और पॉलिटिकल साइंस के मैंने 34 क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं, जिसमें सीबीएसई के, उत्तराखंड के, बिहार के, झारखंड के, मतलब हर बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी बोर्ड के मैंने पेपर करा रखे हैं प्रीवियस ईयर। पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतने सारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके थोड़ी मेहनत करके ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप जाके देखो तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। इसके बाद क्या है कि देखिए कनिंगम जो थे वो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टर टाइप करना भूल गया हूँ, माफी चाहता हूँ, आप यहाँ पे डायरेक्टर कर लेंगे, डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि कनिंगम को विश्वास था, कनिंगम ऐसा सोचते थे, ऐसा मानते थे कि जो भारतीय सभ्यता है इसकी शुरुआत जो है वो गंगा घाटी में जो शहरीकरण है उसके साथ हुई है। लेकिन इनको क्या होता है, इनको एक इनके एक मित्र जो है वो एक हड़प्पाई मुहर देते हैं, उस मुहर को देते हैं, और ये उसको उसी काल से जोड़ के देख लेते हैं जिस काल के बारे में इन्हें जानकारी होती है। ये उस मुहर के महत्व को नहीं समझ पाते कि कितनी प्राचीन है, यानी कि इस समय से पहले भी हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई चीज थी, ये उस चीज को नहीं समझते थे शुरू में। तो यही इन्होंने चूक कर दी थी, ठीक है, इसी में चूक गए थे कि उसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है ये पेपर में, जल जल निकास प्रणाली बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे देखिए, जल निकास प्रणाली में आप सभी जानते हैं समृद्ध थी, बहुत ही समृद्ध, और नालियां जो थी वो मिट्टी के गारे से और जिप्सम से बनाई जाती थी, ये भी आपने पढ़ा है। इसको क्या करते थे, पत्थरों से ढक दिया जाता था ताकि बाहर से चीजें उसमें ना गिरे। फिर क्या है कि घर की जो छोटी नालियां होती थी वो बाहर जाके बड़ी नालियों से, नालों से मिल जाती थी। पहले नाली और सड़क का निर्माण होता था, बाद में अगल बगल में घर बनाए जाते थे। तो ये कुछ इनकी विशेषता हो जाएगी, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चे, हड़प्पा के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हड़प्पा के जो निवासी थे वो बाहर से व्यापार करते थे, ठीक है। तो उनके हम यहाँ लिख सकते हैं कि हड़प्पा के पश्चिम एशिया के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि अच्छे व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। ये लोग ओमान के साथ, ईरान के साथ, इराक के साथ, मिस्र के साथ व्यापार किया करते थे। ओमान से क्या आता था? तांबा। ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमान से क्या आता था? तांबा। और भारतीय वस्तु जो होती है उसका निर्यात किया जाता था पश्चिमी एशिया में, यानी हमारे यहाँ से जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट कर दी जाती थी पश्चिमी एशिया को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चे, हड़प्पा सभ्यता के अंत के कौन से कारण उत्तरदायी, यानी पतन के कारण आपसे पूछ लिए। तो देखिए यहाँ देखिए टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहूंगा, ये बाढ़ है, ठीक है। बाढ़ बाद लिख दिया ये मैंने गलती से, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, हिंदी की टाइपिंग काफी ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। बाढ़ के कारण विनाश, फिर क्या है? नदी का मार्ग बदलना, ये भी एक पॉइंट है, इसके कारण भी माना जाता है हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। कहते हैं कि बार बार भूकंप आ रहे थे, इसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। कुछ कहते हैं कि आर्यों का जो आक्रमण था उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन को भी इसका एक कारण माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कारण है बच्चे जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण माने जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इन्हें अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। टू द पॉइंट आपको करा रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। आपको शायद सपोर्टिंग मटेरियल का सॉल्यूशन शायद ना मिले यूट्यूब पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि मोहनजोदड़ो के आवासीय भवनों की विशिष्ट विशेषताओं को आपको यहाँ पे बताना है, कि जो आवासीय भवन थे उसके बारे में बताना है। देखिए मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है वो आवासीय भवनों का उदाहरण है, ठीक है। निचला शहर आपको पता है दो हिस्सों में बटा हुआ था, दुर्ग और निचला शहर। तो जो निचला शहर है वो आवासीय है, ये जहाँ पे रहते हैं लोग। आवासीय का मतलब जो लोकल रेजिडेंस का होता है, ठीक है, रहने के लिए होता है। इनमें एक आंगन होता था और आंगन के चारों साइड बने कमरे होते थे, जैसे इस तरीके से आंगन हो जाएगा, इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, इधर भी, इस तरीके से कमरे। गांव के, अगर आपने गांव के पुराने घर देखे हो तो वो भी ऐसे ही बने होते थे, ठीक है। एक आंगन होता था, उसके चारों साइड वहां पे कमरे बने होते। और आंगन जो है वो खाना बनाने और कताई करने के काम आता था। आवासीय भवनों में लोग जो है वो प्राइवेसी यानी एकांतता का बहुत महत्व देते थे, ठीक है। भूमि तल पर जो बनी दीवार होती थी उस पर खिड़की नहीं होती थी ताकि कोई बाहर से ताक झांक ना करे, प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। ईंटों के फर्श से बना हर घर हर घर में क्या होता था कि स्नानागार भी होता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चे, हड़प्पा लिपि को एक रहस्यमयी लिपि क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। देखिए आपके पेपर में ना यही क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो चलिए देखते हैं। देखिए हड़प्पा की जो लिपि है उसको रहस्यमयी लिपि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, कोई नहीं पढ़ पाया, ठीक है, पहला पॉइंट। इसमें क्या है, वर्णमाला नहीं है, जैसे हमारी लिपियों में वर्णमाला होती है, इसमें वर्णमाला ना होके ये चित्रात्मक है, इसमें चित्र वगैरह होते थे, ठीक है। इसमें 375 से 400 के करीब संकेत है यानी चिन्ह है, ठीक है। और ये दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, ये भी आपको याद रखना है कि ये दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है, आप लिख सकते हैं, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 पॉइंट काफी है, और पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, ये 8 नंबर वाले या लॉन्ग क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चे, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को खाद्य सामग्री के बारे में आप क्या जानते हैं? उनकी जो खाद्य सामग्री थी उसके बारे में क्या जानते हैं? देखिए ये जो लोग थे पेड़ पौधों से जो जो भी उत्पाद प्राप्त होता था उसका इस्तेमाल करते थे। ये मांस भी खाते थे, जैसे कि मछली मांस, इसका भी प्रयोग प्रयोग करते थे। और ये खेती करते थे जिसमें गेहूं, चावल, दाल, मोटा अनाज, ये सारी चीजें यूज करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की तकनीक व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही है? कोई 3 उपलब्धि आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की तकनीक और जो प्रौद्योगिकी है उसके क्षेत्र में उपलब्धि बना बतानी है। तो कृषि क्षेत्र में देखो तकनीक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये करते थे। शिल्प उत्पादन में भी ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, और मन के बाट, आभूषण, मृद भांड वगैरह उसके जरिए बनाते थे। व्यापार में भी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, विदेश व्यापार समुद्र के रास्ते करते थे ये। और मुद्रांकन तकनीक का इस्तेमाल भी अनोखा है। सील वाला आपने सिस्टम सुना होगा, जब कोई सामान ले जाते थे तो उसका जो भी उसका मतलब मुख होता था उसको बांध दिया जाता था, उस पर गीली मिट्टी पे एक सील लगा दी जाती थी, और बाद में फिर वो वहां पे अगर वो उसे
टूटी फूटी नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो वो समझ जाते थे कि बिल्कुल सही आई है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो ये भी एक अनोखी तकनीक थी। तो ये टेक्नोलॉजी का इनको ज्ञान था, इसका इस्तेमाल ये करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि जॉन मार्शल जो थे वो कौन थे और इनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है। तो जॉन मार्शल पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे और इनका नेतृत्व में ही दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी इन्होंने क्या करा था, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। मार्शल ने 1924 में पूरी दुनिया के सामने क्या किया था, एक नई सभ्यता की घोषणा कर दी थी कि हमने एक नई सभ्यता खोज ली है जो कि 5000 वर्ष पुरानी है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इतिहासकार किस प्रकार से इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, आपको वर्णन करना है। तो देखिए ये इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उत्खनन करते हैं, उससे सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, जो उनके सामने डायरेक्ट सबूत होते हैं उसके माध्यम से ये जानकारी इकट्ठा करते हैं। धार्मिक विश्वास परंपरा के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जो शिल्प उत्पादन के जो केंद्र है उसको पहचानते हैं और उसके जरिए जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इस तरीके से जानकारी इकट्ठा करके फिर वो इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, दोबारा से उसको लिखते हैं बिल्कुल क्रम वाइज। तो ये तो हो गया हमारे बच्चे 3 नंबर के क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 8 नंबर वाले में कि हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको 8 पॉइंट लिखने होते हैं और एक पॉइंट का आपको 1 मार्क्स मिल जाता है और आठों सही है तो आपको पूरे 8 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो समझिए इसे। हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, हम सभी जानते हैं। ठीक है, यहाँ की जो नगर निर्माण योजना थी वो बहुत ही अद्भुत थी, क्योंकि आज से 5000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसी आज के समय में है, लेकिन उस समय में टेक्नोलॉजी का अभाव होने के बाद भी इतनी जबरदस्त तरीके से मतलब नगर निर्माण इन्होंने किया था जो आज भी सराहनीय है। ठीक है, हड़प्पा जो है वो अपनी जल निकास प्रणाली के लिए फेमस है, ये हमने जाना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे पूरा नियोजन यानी पूरा प्लानिंग, आप ये कह सकते हो कि पूरी प्लानिंग के साथ आवास और जो नाली थी और जो गलियां थी ये सारी चीजें इनका निर्माण किया गया था पूरी प्लानिंग के साथ। ठीक है, आपने देखा था कि पहले क्या करते थे, नाली बनाते थे, 2 साइड रोड बनाते थे, उसके बाद घर बनाते थे, तो ये पूरा प्लान्ड होता था। ठीक है, और शहरों का नक्शा देखने पे पता चलता है कि सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। यानी एक सड़क ऐसे आ रही है तो दूसरी 90 डिग्री पे उसको यूं काटेगी। और इसके बाद देखते हैं आगे। घरों में क्या होता था, स्नान घर होता था, स्नानागार। और प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे ये लोग। नीचे के जो कमरे होते थे उसमें विंडो वगैरह नहीं रखते थे ताकि कोई ताक झांक ना हो सके। ठीक है, बस्ती जो थी 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचला शहर। और अनाज का जो इनके पास अनाज होता था उसकी स्टोरेज के लिए यानी भंडारण के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए इन्होंने अन्नागार बनाए हुए थे, जिसमें उसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सके, उसका स्टोरेज किया जा सके। ठीक है, सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए विशाल स्नानागार बनाया हुआ था। जब कोई सार्वजनिक अनुष्ठान होता था तो विशाल स्नानागार में किया जाता था। और पक्की ईंटों के पक्के मकान थे। ठीक है, ये इसकी कुछ विशेषता हो जाएगी। और सड़कें जो थी वो चौड़ी थी, ये बता सकते हो आप। और भी कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन इतने आपके लिए इनफ है। अगर आप इसी को थोड़ा सा 2-2 लाइन में और एक्सप्लेन कर देते हो तो आपका ये परफेक्ट आंसर बन जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि टू द पॉइंट बताए कम शब्दों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चे कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन या फिर उपलब्धियां कौन सी है। तो हड़प्पा सभ्यता ने दुनिया के सामने एक समृद्ध और उन्नत नगर योजना दी है। बेहतरीन जल निकास प्रणाली जो कि बहुत ही फेमस है, ये हमें मिली है। हमें विशाल अन्नागार के बारे में जानकारी मिलती है, विशाल स्नानागार ये देन है। सार्वजनिक भवन, जलाशय बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुएं उस समय में, अद्भुत भवन निर्माण कला जो कि बहुत ही ध्यान में रख के पूरी प्लांट, यहाँ तक कि प्राइवेसी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था, तो इसे हम अद्भुत भवन निर्माण कला कहेंगे। फिर सामाजिक जीवन, धार्मिक जानकारियां, ठीक है, ये सब उसके मुख्य उपलब्धियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि हड़प्पा संस्कृति की कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जो मुख्य पक्ष हैं वो बताने हैं। यानी आपको कृषि के बारे में बताना है और इसमें जो कृषि प्रौद्योगिकी यानी कृषि में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था वो आपको बताना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। ये लोग क्या करते थे, ये अनाज के दाने जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल वगैरह ये मिलते हैं, हमें मिले हैं वहां से, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये लोग इनको उगाया करते थे। गुजरात में बाजरे के दाने मिले हैं, चावल के दाने काफ़ी कम प्राप्त हुए हैं, लेकिन चावल भी कहीं ना कहीं उगाया जाता रहा होगा।
इससे पता लगता है कि ये लोग कृषि जो थे वो कृषि करा करते थे ये लोग, ठीक है। ये तो हो गई कृषि इनकी। अब कृषि में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हड़प्पा के जो लोग थे वो खेती के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। जुताई के लिए बैल और हल का प्रयोग करते थे, ठीक है, जुताई के लिए बैल और हल का प्रयोग करते थे। कालीबंगन जो है इससे हमें क्या है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और सिंचाई के लिए कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे, तालाब का पानी इस्तेमाल करते थे, नहरों का निर्माण हो रखा था यानी नहरों का प्रयोग करते थे। तो इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी जानते थे। फसल कटाई के लिए भी इनके पास औजार होते थे, उन औजारों का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। तो ये कुछ इनकी कृषि टेक्नोलॉजी हो जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में REM व्हीलर की उपलब्धियों का आपको उल्लेख करना है। तो जो व्हीलर थे इन्होंने कहा कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना आवश्यक है। हो सकता है ये लाइन पढ़ने के बाद आपको कुछ भी समझ में ना आए हो, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा इमेज के द्वारा समझाता हूँ। मैं इधर समझाता हूँ, देखो। जैसे मान लो ये कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये उसकी भूमि है। तो इन्होंने बोला कि एक समान इस तरीके से खुदाई नहीं करनी कि आप लंबे एरिया में खुदाई करते चले जाओ, नहीं, बल्कि स्तर विन्यास। स्तर विन्यास का मतलब है कि जैसे मान लीजिए चौड़ाई में मतलब खुदाई ना करते हुए स्तर में, यानी एक इतनी खुदाई कर लो कुछ फुट में, ये हो जाएगा स्तर 1। फिर और गहराई तक खुदाई करो, फिर हो जाएगा स्तर 2। फिर और गहराई में जाओ, वो हो जाएगा स्तर 3, ठीक है। फिर और जाओगे स्तर 4। इस तरीके से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, मतलब समझो ना, जमीन के अंदर गहराई में खुदाई करने की बात कर रहे हैं, उसको स्तर में विभाजित की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से साक्ष्य हमें मिलते हैं ज्यादा। और लंबाई में आप मतलब चौड़ाई में खूब खुदाई करते जाओ रहे, इधर उधर उधर, ऐसे नहीं, स्तर विन्यास करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, ऐसा व्हीलर ने कहा है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक शुद्धता का समावेश किया। और व्हीलर ने हड़प्पा स्थलों पर सूक्ष्मता से कार्य किया, बहुत गहराई से इन्होंने क्या करा, अध्ययन करा था। और व्हीलर ने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए, बहुत सारे सबूत प्रस्तुत किए, और सिंधु सभ्यता के इतिहास के पुनर्निर्माण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्हीलर ने विभिन्न स्थलों पर उत्खनन कार्य में सफलता भी पाई, बहुत सारी चीजें इनको मिली भी हड़प्पा की। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं को बताना है। तो चलिए पहले आर्थिक विशेषता पे बात करते हैं, फिर धार्मिक पे करेंगे। आर्थिक का क्या, यानी लोग कृषि करते थे। हड़प्पाई जो लोग थे वो व्यापार करते थे, वो भी बाहर से भी इनका व्यापार होता था। शिल्प उत्पादन कार्यों में संलग्न थे, पशुपालन किया करते थे। तो ये इनके आर्थिक विशेषता हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं धार्मिक। तो ये मुहरों में हमें अनुष्ठान मिले हैं, तो इससे पता लगता है ये लोग अनुष्ठान किया करते थे। हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ये एक सींग वाला जानवर जो है उसकी उपासना करते थे। और जो आदि शिव का चित्र मिला, आदि शिव की, उसकी पूजा करते थे ये। और जो हमारी यहाँ पे देखिए हड़प्पा के लोग जो थे मातृ देवी की भी पूजा करा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करा करते थे। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा ये इनकी धार्मिक विशेषता है, ठीक है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे पूरा का पूरा सपोर्टिंग मटेरियल जो था आपका, मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है और हिंदी में आपको प्रोवाइड करा है। आप वीडियो को लाइक जरूर करें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, चाहे मिड टर्म का एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, सभी जगह आपकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आते। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, हमारी वीडियोस के जो लिंक होते हैं, जो भी वीडियो डालते हैं हम उसको कोशिश करते हैं वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।